हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, चाहे वो जीडीसी से हो या फिर ओपन हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देशों के इनमें से किस युग्म में दो पक्षीय प्रणाली है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका किस महादेश में पड़ता है? तो आपको उत्तरी महादेश में पड़ता है। ठीक है, और ये भी बताइए कि संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो ये दोनों के बीच में पनामा जल संधि है। पनामा जल संधि का स्थापना कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए, विश्व के सबसे ऊंची नौकायन झील, उसका नाम क्या है? तो विश्व के सबसे ऊंची नौकायन झील का नाम है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील कहाँ पड़ता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। किस पठार पे? तो बोल्विया के पठार पे पड़ता है। ठीक है, चलिए, दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबी नदी, तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा, है ना। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेड इंडियन। क्या बोला जाता है? रेड इंडियन बोला जाता है। ब्राज़ील किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ब्राज़ील जो है दक्षिणी महाद्वीप में पड़ता है। ब्राज़ील किस लिए विख्यात है? तो कहवा के लिए। किस लिए? कहवा के लिए। और कहवा के बाग को क्या बोलते हैं? फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। ये सारी की सारी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आपको है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। आयुष्मान जो भारत योजना है इसको लागू कौन किया था? इसको लागू अटल बिहारी वाजपेयी किया था। कौन किया था? अटल बिहारी वाजपेयी किया था। घोषणा कब हुआ था? तो घोषणा 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2018 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और लागू कब हुआ? तो लागू कब हुआ था? 14 अप्रैल को। लागू कब हुआ था? 14 अप्रैल को ये लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको है। इसमें आपको कह रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो कम उम्र के प्रत्याशी जो विजयी हुए थे उसका नाम है चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू। लोकसभा जो होता है अनुच्छेद कितना के तहत होता है? तो लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत होता है, याद रखिएगा। संसद 79 के तहत होता है, और राज्यसभा 80 के तहत होती है। ठीक है, अच्छा, लोकसभा को और क्या बोलते हैं? तो लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, या फिर निम्न सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, लोकप्रिय सदन किसको बोलते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अच्छा, लोकसभा में सबसे ज़्यादा, ठीक है, बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन से स्थान है लोकसभा मतदाता वाला? तो बाहरी दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाहरी दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम के बात किया जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और यही अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाएगा तो सबसे बड़ा लोकसभा वाला कौन हो जाएगा? तो लद्दाख हो जाएगा। और सबसे छोटा कमेंट में आपको नाम बताइए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, लोकसभा में जब मूल संविधान के अनुसार लोकसभा में कितना सीट निश्चित की गई थी? तो उसमें जो है 500 सीट जो है निश्चित किया गया था। अधिकतम की बात करते हैं तो 552। ठीक है, अधिकतम कितना? 552। अब ये बताइए कि वर्तमान में लोकसभा में कितना सीट है? तो लोकसभा में वर्तमान में 545 से, कितना है? 545 से वर्तमान में, जिसमें से 530 राज्यों के द्वारा और 19 सीट किसके द्वारा? केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। और कितना हो गया? बाकी 2 सीट आपको बच गया। ठीक है, 530 नहीं होगा, वर्तमान में 545 है। सॉरी, यहाँ से फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, वर्तमान में टोटल कितना है? वर्तमान में 545 में राज्यों के द्वारा 524 सीट, ठीक है, राज्य के द्वारा, और 19 सीट केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। 19 सीट केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, तो टोटल 543 हो गया। बाकी जो 2 सीट है
वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा, ये जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य, तो अनुच्छेद कितना के तहत, तो 331 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य को मतलब के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो विटामिन ए। कौन से विटामिन? विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। अच्छा, सौंदर्य का विटामिन किसको बोलते हैं? तो सौंदर्य का विटामिन विटामिन ई को बोला जाता है ना। और सूरज के प्रकाश के लिए जो है ये विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। और विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है, याद रखिएगा, फिलोक्विनोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। विटामिन B11 का क्या होता है? तो फोलिक अम्ल होता है। क्या होता है? फोलिक अम्ल। और विटामिन B7 का बायोटिन होता है। तो सारा का सारा जो है आप याद रखिएगा, जब भी आप इसको बनाइए तो कॉपी कलम के साथ में, जो आपको याद नहीं है ना उसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मुंडक उपनिषद जो है किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है ना। दशराग युद्ध का वर्णन आप कमेंट में बताइएगा। अच्छा, यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या है, बता सकते हैं? तो यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको क्या बोलते हैं? धनुर्वेद बोला जाता है। क्या बोलते हैं? धनुर्वेद। और ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है। क्या है जी? आयुर्वेद। और अथर्ववेद का मतलब उपवेद जो है उसका नाम क्या है? शिल्प वेद है। क्या नाम है? शिल्प वेद। और सामवेद को गंधर्व वेद भी कहते हैं। सामवेद को उपवेद का नाम गंधर्व वेद। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा 5 के बाद, 5 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैथ है। मैथ और रीजनिंग का अलग से लाएंगे। ठीक है, पहले जो है जीएस के कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे क्या है, क्या हो गया जी? 7 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष तो एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, 2020 में जो है 2020 के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो उस समय करमबीर सिंह थे। और अगर वर्तमान में पूछा जाए अभी 2023 में, ठीक है, 2023 में अभी आज 13 तारीख है ना, 13 अगस्त। तो आज का डेट में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आर हरिकुमार, याद रखिएगा, हरिकुमार। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारिया। कौन थे? रामदास कटारिया थे। नौसेना में सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है उसका नाम क्या होता है? एडमिरल। क्या होता है? एडमिरल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 7 नंबर के बाद 8 नंबर में जो आपको 8 नंबर में, चलिए 8 नंबर के बाद 9 नंबर में, 8 नंबर में कुछ है नहीं, उसमें जो है 9, 11 आपको इधर क्या आ रहा है? मैथ आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 में कह रहा है कि प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है PROM। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अच्छा, रीड ओनली मेमोरी किसका फुल फॉर्म होता है? रोम का होता है। किसका होता है जी? रोम का। और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्ट और क्लासिफिकेशन अंडर, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल, है ना। ऑप्शन नंबर बी है। 13 के बाद 14 नंबर में जो मैथ है, 16 नंबर में देख लीजिए। 16 नंबर में आपको कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लघु उद्योग पर कर जो है इसमें नहीं लगाया गया था, बाकी कृषि पर, आवास पर और मवेशियों पर, ये सब पर जो है अलाउद्दीन लगा दिया था। अच्छा, अल्लाही दरवाजा का निर्माण कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी किया था, है ना। खिलजी वंश के पहले दिल्ली सल्तनत पर कौन सी वंश के शासन था, बता सकते हैं? तो गुलाम वंश। और गुलाम वंश को और क्या बोलते हैं? ममूलक वंश भी कहा जाता है या दास वंश भी कहा जाता है। ठीक है,
है ना, दास वंश या ममूलक वंश। पूछा जाता है कि ममूलक वंश में कौन सी वंश है जो लॉ की नीति अपनाए थे, तो बलबन। कौन हो जाएगा, बलबन हो जाएगा, है ना। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है, याद रखिएगा। ऐसे गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। जैसे कि आपको बाबर में जो मुगल वंश के संस्थापक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, अल्लाह दरवाज़ा का निर्माण अकबर किया था। सीरी के किला का निर्माण ये भी नहीं, अल्लाह दरवाज़ा का अलाउद्दीन खिलजी, सीरी का किला का भी अलाउद्दीन खिलजी किया था। अच्छा ये बताइए, जजिया कर जो है किस पर लगाया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी जो है जजिया कर लगाए थे, तो जजिया कर जो है किस पर लगाया जाता है, तो जजिया कर गैर मुसलमानों पर। किस पर, गैर मुसलमानों पर। जकात, जकात जो है मुसलमानों के आय का 2.5% लगाया जाता था। मुसलमानों का आय का कितना, 2.5%। अगर इसको करेंगे तो 1/40 भाग लगाया जाता था, ठीक है। खुम्स कर भी लगाया जाता था। खुम्स किसको बोलते थे, तो ये लूट का कर था, है ना, लूट का। इस पर 1/5 वसूला जाता था और इसमें 2/5 सैनिकों में दिया जाता था। खराज, खराज भी गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। चलिए 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में कह रहा है IAEA का मुख्य कार्य क्या था, तो IAEA का यह विश्व भर में पेट्रोलियम ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा देता है और इसको निगरानी रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में आप जो कि मैथ आपको है ना, तो मैथ रीजनिंग तो एक में लाएंगे। चलिए 19 नंबर में कह रहा है कि सरकार की यह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको संघवाद बोला जाता है, ठीक है। 19 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में कह रहा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा कौन दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, है ना। लाल बाल पाल ये कोड है, तो लाल के मतलब लाला लाजपत राय, बाल के मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल के मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। काकोरी डकैती का कब हुआ था, तो काकोरी डकैती 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में। और मुख्य भूमिका इसमें कौन निभाया था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में जो कि आपको मैथ आपको है 22, है ना, ये भी रीजनिंग आपको है। चलिए हाँ 26 नंबर में देख लीजिए, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है जिसे को आचार संहिता कहते हैं, ठीक है। ये जब देखते हैं कि जब वोट पड़ता है ना, तो वहाँ पे आचार संहिता लागू किया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे कोई गड़बड़ी न हो, कोई किसी भी तरह का उपद्रव नहीं हो, ठीक है। ये इसलिए जो है वहाँ पे आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। चलिए 26 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, जो कि आपको रीजनिंग है 28, 29, है ना। 30 नंबर में देख लीजिए। 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है, तो बोध गया तो ऑलरेडी है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनका ज्ञान की प्राप्ति जो है किस नदी के किनारे हुआ था, तो उस नदी का नाम है निरंजना। क्या नाम है, निरंजना, जिसे वर्तमान में फाल्गु नदी कहा जाता है। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो मृत्यु इनका कहाँ हुआ, कुशीनगर में हो गया था गौतम बुद्ध का, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, अशोक, है ना। और चौथा कनिष्क, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए 30 के बाद 32 नंबर में क्या कह रहा है, 32 में कह रहा है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे। अच्छा ये आपको पूछ रहा है, तो लाल के मतलब लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित हैं, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र पाल पश्चिम बंगाल से, ठीक है। बंगाल से आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भारत का आज़ादी हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे,
तो ये पश्चिम बंगाल में थे। किस स्टेट में? पश्चिम बंगाल में थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 32 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कह रहा है कि साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। देखिए जो भी भोजन जो भी जीव या जंतु हैं स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहा जाता है, ऑटोट्रफ्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप डाइकोट, घास, जो भी हरा पौधा है लगभग जो है, जिम्नोस्पर्म, लाइकेन, है ना, साइनोबैक्टीरिया, याद रखिएगा, सारे के सारे स्वपोषी होते हैं। 35 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा PDA, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी एक्का, परम और क्रे3 सारे के सारे सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्रे S1 था, ठीक है, याद रखिएगा, क्रे 1 था। कंप्यूटर में MICR का मतलब क्या होता है? MICR बता सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। M फॉर मैग्नेटिक, I से इंक और C से कलेक्टर और R से रीडर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कलेक्टर रीडर। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए। उसका नाम है ENIAC। क्या नाम है? ENIAC, याद रखिएगा। अच्छा, कंप्यूटर में संयोजक की संख्या कितना होता है? देखते होंगे कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर में जो संयोजक होते हैं, संयोजक कितना होता है? तो 8 होता है, ठीक है। रैम को क्या बोलते हैं? याददाश्त का केंद्र बोलते हैं, याददाश्त का केंद्र बोला जाता है। रोम जो है सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है? क्या होता है? तो रोम जो है हार्डवेयर में आता है, याद रखिएगा, रोम हार्डवेयर का एक भाग है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन है? डिप्थीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना, डिप्थीरिया। छोटी जो चेचक होती है ये किससे होती है? तो ये विषाणु से होती है। खसरा भी एक विषाणु से होता है। खसरा किसके द्वारा होता है? तो मोरबिली वायरस, याद रखिएगा, खसरा जो होता है मोरबिली वायरस। हर्पिस से प्रभावित अंग क्या होती है? हर्पिस से प्रभावित अंग त्वचा होती है और ये भी एक विषाणु है, याद रखिएगा। चेचक। अच्छा ये बताइए कि छोटी माता जो होती है, छोटी माता किस विषाणु के द्वारा आता है? वेरिसोला। किसके द्वारा? वेरिसोला के द्वारा छोटी माता होती है। मोनिजाइटिस से प्रभावित अंग मस्तिष्क से, और हेपेटाइटिस से यकृत, याद रखिएगा। और सारा का सारा जो बताएं, मोनिजाइटिस हो, हेपेटाइटिस हो, खसरा हो, सारे के सारे विषाणु के द्वारा होता है। 36 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, कह रहा है संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो भारतीय यूरोपियन से संबंधित है, ठीक है। चलिए 38 नंबर में तो रीजनिंग है, 39, 40, है ना। 42 नंबर में देख लीजिए, इसमें कह रहा है सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो और क्या लिखे हैं कालिदास? तो याद रखिएगा, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, सारी के सारी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अनामिका कौन लिखे? अनामिका तो सूर्यकांत त्रिपाठी। फर्मिल तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी। कमायनी, आंसू और लहर, ये 3 कौन लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? रोजगार सृजन योजना नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये तो है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये जो है रोजगार सृजन योजना नहीं है, याद रखिएगा। जनधन योजना जो है घोषणा कब हुआ था? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त अभी आने वाला है, ठीक है, 2014 को घोषणा हुआ था। और लागू कब हुआ था? आरंभ इसका हुआ था 28 अगस्त को, ठीक है, जस्ट 13 दिन बाद 28 अगस्त को जनधन योजना लागू हो गया था। उज्ज्वला योजना ये कब लागू हुआ? तो 1 मई 2016 को। उज्ज्वला योजना 2016 को। अंत्योदय अन्न योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी लगाए थे तो 2000 में, याद रखिएगा, 2000 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है ना जी। दंत क्षय जिसको बोलते हैं डेंटल, है ना,
इसका अर्थ क्या होता है कि दांत को सड़ना। इसका अर्थ क्या होता है? दांत को सड़ना। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 में उस पुनरावर्ती प्रवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि समझते होंगे। प्रतिध्वनि क्या होता है? जैसे कि एक रूम है, पूरी तरीक़े से पैक कर लीजिए, जब आप बोलिएगा तो देखते होंगे कि उधर से भी आवाज़ आता है, मतलब टकराती है। ठीक है, तो उसका आवाज़ जो है बाद में आती है। जैसे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे भी आपको वही होगा, जब इधर से कुछ बोलिएगा ज़ोर से तो उधर से भी लगता है कि आपको आवाज़ आता है। ठीक है, वो प्रतिध्वनि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा 46 नंबर में आपको क्या कर रहा है कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिक में है। कहाँ है? अंटार्कटिक में है। अंटार्कटिक का खोज कौन किया था? तो जेम्स क्लार्क। ठीक है, याद रखिएगा, जेम्स क्लार्क किया था लगभग 1911 ईस्वी में। और विश्व का 5वां बड़ा महादेश किसी को बोला जाता है? तो अंटार्कटिक महादेश को बोला जाता है। इसको गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं, याद रखिएगा। महादेश या महाद्वीप एक ही होता है। गतिशील महादेश या सफ़ेद महादेश, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसी को बोला जाता है, अंटार्कटिक को भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ का जो मुख्य वनस्पति है लाइकेन और मास है। क्या? लाइकेन और मास, ये भी याद रखिएगा। 46 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिनकी जनवरी 2021 में देहांत हो गया था? तो उसका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा खान। गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं 51 नंबर में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन, याद रखिएगा। कितना दिन? 100 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 में घेघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। अच्छा, एक होता है घोंघा, है ना, पढ़े होंगे, घोंघा सीपिया। तो ये जो है किस संघ के जंतु है? तो मोलस्का संघ के जंतु है। किस संघ के? मोलस्का संघ के जंतु हैं। मोलस्का संघ का जो भी जंतु है उसका शरीर 3 भागों में बटा हुआ रहता है, और जो श्वसन लेता है किस माध्यम से लेता है मोलस्का संघ के? तो गिल्स और टिनिडिया, ये भी याद रखिएगा, गिल्स और टिनिडिया। इसका आहार नली जो होता है मोलस्का संघ के पूर्ण रूप से विकसित होता है। मोलस्का संघ के जंतुओं का उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, है ना। चलिए 52 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, जो कि मैथ आपको है। 55 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है इसमें क्या? 55 नंबर में थोड़ा सा जूम कर देते हैं। एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती है। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, 55 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इधर तो आपको मैथ ही ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिएगा, वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, तो वन्यजीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? अनुसूचियाँ पूछ रहा था, तो कितना? 6 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वर्तमान में अभी जो है अनुसूची की संख्या कितना है? तो 12 अनुसूची है। अनुसूची नंबर 1 पहला में किसका वर्णन है? तो राज्यों और संघ का, केंद्रशासित प्रदेश का वर्णन है। दूसरा में, तो दूसरा के तहत वेतन भत्ते मिलते हैं, और तीसरा के तहत, तीसरा नंबर अनुसूची के तहत क्या मिलते हैं? शपथ दिलाया जाता है तीसरा के तहत। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि सूची कितना अनुसूची में है? तो सूची जो है अनुसूची नंबर 7 में है, याद रखिएगा। और इसके तहत 3 प्रकार की सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। ये 3 प्रकार की सूची होती है। पंचायती राज 11वां अनुसूची में है, और नगर निगम 12वां अनुसूची में है। दल बदल कैमा अनुसूची में है? तो दल बदल 10वां अनुसूची में है। भूमि सुधार 9वां अनुसूची में है। और ये अगर पूछा जाए संविधान संशोधन 9वां अनुसूची कितना से संबंधित है? तो 51 से संबंधित है, 1952 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और भाषा जो है 8वां अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख लीजिए 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 62 आपको है। ठीक है, 62 में क्या कर रहा है कि विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित
का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित जो है वायु प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 62 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट में 66 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? भारत में जो स्वर्ण क्रांति है 1991 से 2003, 1991 से 2003 के शासनकाल को स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। ठीक है, 66 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये आपको इधर मैथ रीजनिंग आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन है आपको ये है, इसमें कह रहा है कि DB11 किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? तो केवल डिजिटल वीडियो सिग्नल पास करता है, याद रखिएगा। DB के मतलब ये होता है डिजिटल वीडियो, है ना। तो DB1 किस प्रकार का? तो डिजिटल वीडियो सिग्नल को पास करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर में देख लीजिए 76 नंबर, मृतपोषी पोषण क्या है? तो जीव पोषण के लिए हर पौधे पर निर्भर रहता है। इसको तो बोलेंगे नहीं, इसको तो निर्जीव बोला जाता है, मतलब नहीं, जो पोषण के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं मृतपोषी। जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो मतलब मरा हुआ जीव है उसी से वो जीव प्राप्त करता है अपना भोजन, उसको मृतपोषी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 76 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। 77 में कह रहा है कि 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राजनाथ सिंह। और अभी भी रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। ठीक है, गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह हैं। अच्छा, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम जो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह थे, सिख नेता थे। बलदेव सिंह कौन से नेता थे? सिख नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर में देख लीजिए 77 के बाद 77 के बाद जो है आपको इधर मैथ रीजनिंग आपको आ रहा है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, मदुरै एक जगह है, मदुरै में ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा मीनाक्षी मंदिर को बनवाया कौन था? तो कुलशेखरन, याद रखिएगा, कुलशेखरन प्रथम बनाया था इसको, लगभग 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट में देख लीजिए 83 के बाद, 83 के बाद आपको लगभग होगा नहीं, इधर मैथ रीजनिंग आपको ही होगा। ठीक है, चलिए 83 तक आपको टोटल है, इधर आपको मैथ रीजनिंग है। और इसका जो मैथ रीजनिंग है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और जितना भी आरआर एनटीपीसी में जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है मैं सारे का कवरेज करवा रहा हूँ। ठीक है, और पार्ट बाई पार्ट जो है वीडियो ला रहे हैं, अगर नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं, पीछे भी वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे भी बनाया गया है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।